Infinity Classes. Endless learning. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में। हम लोग पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का जो था थोड़ा बहुत बताए थे। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पर थोड़ा लंबे टाइम तक क्लास नहीं चल सका, लेकिन आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आज क्लास को हम आगे बढ़ाते। तो हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पड़ी, आयोटा क्या होता है, इसके बारे में हमने जान लिया था पिछले क्लासेस में। उससे रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल्स लगाए थे। हम उसी के आगे आज अपने टॉपिक को बढ़ाते थे। हमने बताया था कब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले उसको जानते हैं हम। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पहले जानेंगे, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट को पढ़ेंगे, फिर कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, आर्गेंड प्लेन में कैसे दिखाते हैं। कुल मिला के ये है कि कोई जल्दबाजी करके नहीं, हर एक टॉपिक को धीरे धीरे लिख के पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स क्या होता है, जो वर्बली नहीं किया जाता, उसको जब तक लिख के नहीं करोगे तब तक काम नहीं होता। तो उसको लिख के जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना वो हमारे दिमाग में फिट होता है। मैथ जो होता है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। तो चलो देखते हैं फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म, एक नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। एक ऐसा नंबर जो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म में लिखा जा सके उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब a और b यहाँ पे क्या है? यहाँ a और b क्या है? रियल नंबर है। क्या है? a और b क्या है? रियल नंबर। तो इसका मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे भाई? हमको a प्लस बी टाइप का चाहिए जहां अपना a प्लस बी बिलोंग्स टू r होता है। ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है कि नहीं रिप्रेजेंट किया जाता? चलो ठीक है, फिर चलो देखते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी है यही नंबर है कि नहीं है। अब इसका पुर्जा पुर्जा तोड़ते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो ये जो पार्ट, ये सामने वाला जो ये लिखा है a और ये लिखा है क्या? b। तो ये जो a लिखा है इसको क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ, जो नंबर लिखा है उसका रियल पार्ट ऑफ z, इसको क्या कहते हैं? रियल पार्ट कहते हैं। और जो i के साथ लिखा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। किसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। i को लेके नहीं, i का जो पार्ट है उसको। तो फिर भैया ये जो i लिखा है ये क्या है? ये वाला पोर्शन क्या है? इसको कहते हैं इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक तो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म ये है कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के रूप में दिखा सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म ये है कि अगर कहीं लिखा हो ऐसे भी ऑर्डर्ड पेयर में भी दिखाया जा सकता है, जहां z इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर a कामा b ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्या करता है? डिफाइन करता है भाई। डिफाइन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ऐसे भी यही जो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी लिखा गया है इसी को ऐसे a कामा b के ऑर्डर पेयर में भी दिखाया जा सकता है। इसको क्या ही, इसी को ही कहते हैं a प्लस आई बी। यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। इससे एक चीज और पता चल गया। क्या पता चला भाई? उसको देखते हैं। इसका मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, मान लो ये एक सर्कल बनाते हैं, कोई रंगीन सर्कल बनाते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। मान लो ये एक सर्कल बनाया हम लोगों ने, ये बनाया। इसी में एक सर्कल और बनाते हैं रियल नंबर का, ये रहा। इसको बना देते हैं कुछ ऐसे। बनाया कि नहीं बनाया? अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर विथ b इज इक्वल टू 0। क्यों? अगर z इज इक्वल टू अपना क्या था? a प्लस आई बी तो था, जहां अपना a कामा b बिलोंग्स टू r था। अभी यही अपना b जो है ये 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया तो z इज इक्वल टू क्या आएगा? a आएगा, जो क्या था? r था। रियल नंबर है कि नहीं है? तो इसका मतलब रियल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। प्रॉपर सबसेट होता है कि नहीं होता जी? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इक्वालिटी रूल पे। इक्वालिटी रूल, इक्वालिटी रूल क्या होता है भाई? मान लो हम मान लेते हैं कि एक z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है जिसको हम कहते हैं कि a प्लस आई बी है, एंड एक z2 नंबर मानते हैं जो c प्लस आई डी है।
अब हम ये कहते हैं कि ये Z1 बराबर Z2 कब होगा? ये तब होगा इफ एंड ओनली इफ, ये कब होगा जब A बराबर C हो जाए एंड B बराबर D हो जाए। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि Z1 बराबर Z2 बोले हो तो ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब यही हुआ तो A प्लस आई बी इज इक्वल टू ये C प्लस आई डी, ऐसे ही तो लिखे रहोगे कि नहीं लिखे रहोगे? तो क्या हुआ, रियल पार्ट वाला रियल पार्ट के साथ हमने कंपैरिजन किया, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपैरिजन किया। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ Z1 ये बराबर होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z2 के, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो है इक्वल होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। अगर ऐसा कुछ है तो अपना फंक्शन जो है इक्वलिटी रूल को फॉलो करेगा, यानी अपना फंक्शन इक्वल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट में लिखा देता हूं। नोट क्या है भाई? नोट 1 यही एक ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इन द सेंस ये है कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या ये बता सकते हो या ऐसे बता दो हमको, क्या 6 प्लस 8i और 7 प्लस 9i में कौन सा बड़ा है, बता सकते हो क्या? ऐसे तो ये देखने पर लग रहा है कि ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन कैसे बताए कि इसमें ऑर्डर हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये हम नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो यही चीज हमको लिखना है, यही लिख दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैव नो ऑर्डर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके कोई ऑर्डर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं ऐसा लिखा है कि 9 प्लस 6i ग्रेटर देन 3 प्लस 2i, अगर ऐसा लिखा गया है कहीं पे तो इसका मतलब ये सेंसलेस, इसका कोई सेंस नहीं है। इसको कैसे क्या लिखोगे, इज मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिखोगे इज अनडिफाइंड या डिफाइंड। नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नोट पॉइंट कि जेड अगर प्योरली रियल होगा, जेड इज प्योरली रियल, तो जेड अपना क्या था? जेड अपना यही था a प्लस आई बी। अगर ये प्योरली रियल है तो यानी इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए तो प्योरली रियल हो जाएगा। तो ये कब प्योरली रियल होगा? ये तब होगा जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो हो जाए जीरो हो जाए। तीसरा, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, तो क्या हो जाएगा भाई? रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो प्योरली इमेजिनरी होगा। ये सब पॉइंट ध्यान रहे भाई, ये सब इसी से न्यूमेरिकल्स लगने हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी से लगेंगे, हर एक पॉइंट का मतलब होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया था। अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। चलो एक न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, फिर उसके आगे हम आगे के फिर पॉइंट को देखेंगे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। न्यूमेरिकल्स देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए प्लस बी माइनस आई 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 प्लस 2i, यही तो है। देन फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू हमको निकालना, बताओ क्या होगा। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं इसके क्या होगा। क्या लिखा है, हमको लिखा यही है कि a प्लस बी माइनस आई 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 प्लस 2i लिखा है कि नहीं लिखा है? तो हमने क्या बताया कि ये भी देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इतना लिखा है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा और दोनों को कह रहा है इक्वल है। इक्वल होने के लिए भी थोड़ी देर पहले कंडीशन बताया कि इसके जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो इसके रियल पार्ट क्या है, a प्लस बी है, वो किसके बराबर होना चाहिए? 5 के। मैंने इसको पहला इक्वेशन मान लिया। फिर इसके इमेजिनरी पार्ट जो है इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? माइनस, माइनस मत भूलना, माइनस के साथ माइनस 3a प्लस 2b इक्वल टू कितना? 2, यही तो है। इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, इसको 3a प्लस 2b बराबर माइनस 2 लिख दूं, इसको 2 मान लूं, थोड़ा पास में लिख दिया, थोड़ा दूर रख देता हूं कंफ्यूजन ताकि ना हो। 2 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से इसको घटा देते हैं 3 से गुणा करके। पहले इक्वेशन के 3 इंटू 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? पहले इक्वेशन में 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? फ्रॉम 3 इंटू 1, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से गुणा कर रहे हो तो कितना हो जाएगा? 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 15 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इसको 3 मान लो, अब 3 में से 2 घटा दो या चाहे जो घटा दो, चलो 3 माइनस 2 कर देता हूँ। 3 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा भाई? चलो जल्दी जल्दी बता दो। तो कितना आ जाएगा? b की वैल्यू आएगी 3b में से 2b घटाओगे तो b आएगा, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन कट जाएगा तो ये b आ जाएगा। 15 में से 15 में से माइनस 2 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 17। तो b की वैल्यू अपना क्या आ गया? 17 आ गया। अब a की वैल्यू निकालना, तो a की वैल्यू की 17 किसी भी में ले जाकर रख दो, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 उसी में 17 ले जाकर रख देते हैं। तो b की वैल्यू आया 17, तो a प्लस 17 इज इक्वल टू कितना लिखा है? 5। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -12। ये कहां से आया? फ्रॉम 1।
एज इक्वल टू कितना है -12, यही अपना आंसर है। एक वैल्यू आया कितना -12, बी की वैल्यू आया कितना 17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन। एल्जेब्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर पे एल्जेब्रिक ऑपरेशन कैसे रन करता है, क्या होता है, पहले उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एडिशन। एडिशन क्या होता है भाई, अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है, Z1 मान लेते हैं A प्लस IB है, एंड Z2 मान लेते हैं C प्लस ID है, यही है, कुछ और है। अब हम कहें इसको Z1 प्लस Z2 करो, कितना आएगा? तो क्या करोगे, A प्लस IB प्लस C प्लस ID करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। फिर इसको क्या करोगे भाई, A प्लस C प्लस I B प्लस D होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। ये A प्लस सी क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 है, रियल पार्ट ऑफ Z2 है, प्लस I रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है। देखो ऐसा ही तो कुछ लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 करें, अगर हम रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 करें, तो ये क्या रियल पार्ट ऑफ Z1 हो जाएगा प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 होगा कि नहीं होगा? पता करें तो अगर Z1 और Z2 का रियल पार्ट पता करें तो यही तो आ रहा है। और ये है क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 पता करें तो कितना आएगा, देखो B प्लस D आएगा, और B किसका है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट है, D किसका है, Z2 का इमेजिनरी पार्ट है। तो क्या ऐसे लिख दूं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होगा कि नहीं होगा? बताओ जी, यही होगा ना। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि एडिशन पढ़ लिए। अब एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखते हैं क्या होता है भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर। ये क्या है, सी है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या है कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इफ लेट Z1 एंड Z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर Z1 इंटू Z2 एडिशन है ना, तो Z1 प्लस Z2 करो, Z1 प्लस Z2 करोगे तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो ऑपरेशन कहे अगर वही लगाओ तो अगर वही जैसे अब जैसे Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, अब एडिशन ऑपरेशन कह रहा था, एडिशन लगाओ इन Z1 और Z2 पे, यानी Z1 प्लस Z2 करो, अगर वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हम कह देते कि अपना जो ये है ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है, यानी एडिशन जो होता है क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। यहां तक समझ में आया क्या? दूसरा चीज देखते हैं, दूसरा देखते हैं कॉम्यूटेटिव। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता, देख लेते हैं। अगर हम Z1 प्लस Z2 करेंगे या Z2 प्लस Z1 करेंगे, कोई अंतर आएगा क्या? सेम ही तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। थर्ड देखते हैं, अगर हम एसोसिएटिव देखें, एसोसिएटिव ये फॉलो करता है कि नहीं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। अगर हम Z1 में पहले Z1 प्लस Z2 को जोड़ लें, फिर Z3 जोड़ें, ये वही चीज आएगा चाहे Z1 करके Z2 प्लस Z3 को जोड़ लें। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। फिर आगे चलते हैं, अगले फोर्थ पे देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ठीक, देखते हैं क्या होता है ये, कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमको चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़े तो हमको वही कॉम्प्लेक्स नंबर दे देते, यही अपना क्या हो जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। अब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, देखें, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो, अब जीरो कहोगे कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ भैया जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 प्लस आई इंटू जीरो लिख दो, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक, इज द आइडेंटिटी, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। नहीं समझ में आया?
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जेड प्लस जीरो करेंगे, ये जेड आएगा, चाहे जीरो प्लस जेड करोगे, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, यहां तक समझ में आया क्या? चलो आगे देखते हैं। फिर आगे क्या देखते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखते हैं किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, किसका, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसा इनवर्स ढूंढना है। अब एडिटिव इनवर्स, यहाँ एडिटिव इनवर्स बोल रहा हूं तो इनवर्स का मतलब तो वही नहीं कि जेड अगर जेड लिखा तो उसका इनवर्स केवल एक ही 1/z होगा, नहीं। अब एडिटिव इनवर्स यहाँ बात कर रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स कुछ भी हो सकता है, मतलब एडिटिव इनवर्स भी होता है, मतलब जेड में ऐसा नंबर जोड़ो ताकि वो आइडेंटिटी दे दे। आइडेंटिटी इसका क्या है, जीरो। तो यहाँ एडिटिव इनवर्स क्या है कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उस जेड का एडिटिव इनवर्स पता करने के लिए हमको ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना पड़ेगा ताकि उसमें ऐड करें, अपना क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो चलो देखते हैं फिर। हाँ, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड देयर एग्जिस्ट माइनस जेड सच दैट जेड प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस जेड। अगर ये देखो ऐसा, मतलब वही तो मैं इतना देर से बताया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक है, ऐसा जेड हम ढूंढेंगे ताकि उसमें हम ऐड करें तो अपना क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। अब आइडेंटिटी क्या होता है एडिशन के लिए, जीरो होता है। अभी ऊपर पढ़ के आ रहा हूँ, जस्ट ऊपर देखो। तो इसका मतलब ये जो आया माइनस जेड जो हमको ये मिला, ये अपना क्या है, इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा भाई, इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। नहीं समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम एडिशन पढ़ लिए, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन, चलो देखो, फिर वही दो चीज मानते हैं हम। मान ले एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी वन है, या आई ए वन प्लस आई बी वन है, एंड जेड टू इज इक्वल टू क्या है, ए टू प्लस आई बी टू है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम कह दूं जेड वन माइनस जेड टू निकालते हैं, तो जेड वन माइनस जेड टू निकालोगे कितना हो जाएगा, ए वन प्लस आई बी वन, माइनस जेड टू निकालोगे तो ए टू प्लस आई बी टू होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर रियल पार्ट को एक साथ रखते हैं, तो रियल पार्ट को रखोगे तो ए वन माइनस ए टू हो जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है एक साथ रखते हैं तो आई प्लस बी वन माइनस बी टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर हम रियल पार्ट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू पूछूं तो रियल पार्ट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू कितना आया है जी, ए वन माइनस ए टू आया है कि नहीं आया है। अब ए वन है क्या अपना, ये क्या ए वन रियल पार्ट ऑफ जेड वन है माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड टू है कि नहीं है जी, यही है। इसी तरह हम अगर तुमसे पता करना चाहें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू कितना होगा, कितना आया जी, बी वन माइनस बी टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू है कि नहीं है, यही है। यहां तक कोई डाउट है? चलो एक एग्जांपल इसका छोटा सा लेके दिखा देता हूं। अगर हम जेड वन इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आई मान लें, एंड जेड टू इज इक्वल टू क्या मान लें, सिक्स प्लस एट आई मान लें, तो कितना हो जाएगा, जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू प्लस थ्री आई माइनस सिक्स प्लस एट आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। तो इसका मतलब इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, देखो माइनस टू इधर माइनस उसमें जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस एट। ये प्लस थ्री आई है, इधर माइनस एट आई है, तो कितना हो जाएगा, माइनस फाइव आई। यही अपना हो जाएगा, जो जेड वन माइनस जेड टू निकाले तो यही हमको मिलेगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब अगले उस पर चलते हैं। जैसे एडिशन इंपॉर्टेंट था उसी तरह मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं क्या होगा भाई। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, यहां भी मानते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन मान लेते हैं। एक जेड वन मानते हैं ए वन प्लस आई बी वन, एंड जेड टू मानते हैं ए टू प्लस आई बी टू, मान लिए। अब ये जेड वन और जेड टू मिला, अब हम निकालते हैं जेड वन इंटू जेड टू कितना होगा। जेड वन क्या होगा भाई, ए वन प्लस आई बी वन इंटू ए टू प्लस आई बी टू होता है कि नहीं होता, होता है। अब ये होता है तब इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ए टू से पहले इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा, ए वन ए टू प्लस आई बी वन ए टू। फिर क्या करना, आई बी टू से इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, आई ए टू नहीं है ए वन है, माफ कीजिएगा,
ये देखो a1 है, फिर i_b2 से a1 में गुणा करोगे तो k1 कितना हो जाएगा a1 b2 प्लस आई की स्क्वायर b1 इंटू b2, यही होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा जी a1 a2, आई देखो आई दोनों के साथ एक साथ रख लो, कितना हो जाएगा आई b1 a2 प्लस a1 b2, आई की स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो -1 रख देते हैं, b1 इंटू b2 हो जाएगा। तो कितना यहाँ ऐसे लिख दो, क्योंकि आई की स्क्वायर हम जानते हैं कि आई की स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है। अब कितना हो जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2 एक साथ लिख देते हैं, फिर प्लस आई b1 a2 a1 b2 एक साथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो फिर एग्जाम्पल देखते हैं। z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, अगर ऐसा कुछ लिखा गया है। अब इसको कह दो हमें बताओ भैया z1 z2 कितना होगा, तो क्या करना है 3 प्लस 2i इंटू 2 प्लस 3i। एक तरीका यह है कि तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए कि ये चीज कि a1 a2 करेंगे, फिर माइनस b1 b2 कर देंगे, फिर प्लस आई b1 a2 या a1 b2 प्लस a2 b1 कर देंगे, फिर इसे दोनों रख लेंगे। तो एक दिमाग में फिट है तो जल्दी से गुणा कर लो, नहीं फिट है तो जो जानते हो जैसे इसको गुणा करो ऐसे इसको गुणा कर लो। कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा 4i। इसी तरह इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा 9i, इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा -6। अब इस -6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13i आएगा कि नहीं आएगा? सही करें? 2 3 जा 6, 2 4 जा 4i, 3 3 जा 9i, 3 दूनी 6, आई की स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो एकदम सही लिखें, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे बढ़े हम लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नहीं प्रॉपर्टी भी, तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फिर उस हिसाब से देखते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन पे चलते हैं हम लोग, क्या होगा क्या देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जो प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन अपना है किस प्रकार होगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहले इसका देखो, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्लोजर होगा क्या? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 है तो क्या z1 इंटू z2 करेंगे तो वो भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा? आएगा। देखो यहाँ ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन का, मैंने लगाया z1 इंटू z2 किया, तो ये भी क्या इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देखो भैया यहाँ मानना हो तो मान लेना, यही मान लेता हूँ, लेट z1 z2 बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक बार मान लिया हूँ हर एक प्रॉपर्टी के लिए, यही जो कॉम्प्लेक्स अभी जो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम ऊपर सबसे पहले ही मान लेते हैं z1 z2 भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अगर क्लोजर लॉ देखेंगे तो क्लोजर लॉ क्या z1 इंटू z2 करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फिर इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन जो है क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। फिर हम क्या देखते हैं कॉम्यूटेटिव देखते हैं। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, अगर मान लो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इंटू z2 करें, अगर z2 इंटू z1 कर दें तब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में, होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। तीसरा देखते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। अगर z1 z2 z3, तो अगर हम z1 इंटू z2 इंटू z3 पहले कर लें, फिर z1 इंटू z2 कर लें, फिर z3 करें, सेम वैल्यू आता है इस यहाँ फॉर ऑल z1 z2 z3 बिलोंग्स टू कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम z2 z3 पहले कर लें फिर z1 के साथ मल्टीप्लाई करें, वही वैल्यू आएगा, चाहे z1 और z2 को पहले कर लें फिर z3 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसी से एकदम सेम टू सेम वैल्यू आएगा। इसका मतलब यह है कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। अगर एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर मल्टीप्लीकेशन z1 इंटू, इसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगा भाई? आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हमारे पास मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अब ऐसा एक नंबर ढूंढना है कि उसमें मल्टीप्लाई करें हमको वही नंबर दे दे। बताओ भाई ऐसा क्या है हमारे पास? ऐसा वन ही तो है, कुछ और है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा अपना? आइडेंटिटी एलिमेंट अपना क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? चलो फिर आगे बढ़ते हम लोग। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, हमको एक हमारे पास मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमको z1 एक इस प्रकार z1 ढूंढना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन करे 1 आ जाए। नहीं समझ में आया?
अब Z1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो यही जो Z1 है इसी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z दिया गया है, Z1 हम ऐसा Z1 ढूंढेंगे जिससे दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 आ जाए तो वही क्या हो जाता है, 1 क्या है अपना आइडेंटिटी, यहाँ आइडेंटिटी आना जरूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब क्या है कि इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसमें एक ऐसे नंबर हमको ढूंढना है जिससे मल्टीप्लाई करें अपना क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कितना होता है, 1 होता है। अभी ये यही आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी को अभी हम पढ़ा कहाँ, एडिशन आइडेंटिटी में पढ़ा, तो वहां क्या आया था भैया, 0 आया था। तो आइडेंटिटी में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। फिर चलते हैं 6 प्रॉपर्टी पे। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। नहीं समझ में आया? तो जो अपना मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है मल्टीप्लिकेशन में किसी एडिशन के ऊपर, ये ट्रू होता है। जैसे Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 कर दें, ये कितना हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 हो जाएगा, फिर Z1 इंटू Z3 हो जाएगा। ये जहां पर Z1 और Z2 Z3 ये कहाँ से है, अपने सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। नहीं समझ में आया? यहां तक समझ में आया क्या? देखो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो होता है ये सेटिस्फाई करता है, यानी अगर Z1 इंटू Z2 करेंगे प्लस Z1 इंटू Z3 हो जाएगा। देखो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 करें, Z1 इंटू Z1 इंटू Z3 हो गया कि नहीं हो गया? चलो क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव लिख लो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, यही हमको पता करना है। चलो बताते हैं क्या है। कह रहा है कि हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, Z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i का। तो हमको Z इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो Z इनवर्स फाइंड आउट करने मतलब 1 बाई Z हमको निकालना है। तो 1 बाई Z हमको दिया कितना है, 3 माइनस 2i। अब देखो ऐसे में बताना, हमारे ऐसे नहीं बताया जाता। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसी का जो 3 माइनस 2i है इसी के कॉन्जुगेट यानी 3 प्लस 2i से ऊपर भी गुणा कर दो, नीचे भी गुणा कर दो, कितना हो जाएगा ये, समझ में आया यहाँ तक क्या? अब ये ऊपर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2i हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा भाई, 3 माइनस 2i इंटू 3 प्लस 2i। हुआ कि नहीं हुआ? अभी कॉन्जुगेट आगे पढ़ा रहे हैं तो समझ में आएगा कॉन्जुगेट क्या होता है। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2i डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 4i स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? होगा, ये i है, ठीक है। तो 3 प्लस 2i डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 से कितना हो जाएगा, +4, तो 9 + 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि आई की स्क्वायर ऐसे लिख देना, आई की स्क्वायर मान -1 होता है। फिर आगे बढ़े, ये कितना हो जाएगा भाई, 3 प्लस 2i डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 13, तो कितना हो जाएगा 3/13 प्लस 2/13, ये कितना हो जाएगा i। यही अपना क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, जेड का। समझ में आया यहाँ तक? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगर कहीं लिखा हो कि साइन इनवर्स Z-1 अपॉन आई, ऐसे लिखा गया साइन इनवर्स Z-1 अपॉन आई वेयर Z इज नॉन रियल। नॉन रियल मतलब क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है। कैन बी द एंगल ऑफ ट्रायंगल इफ, ये जो हमको साइन इनवर्स Z-1 बाई आई लिखा गया है, ये क्या किसी एंगल का ट्रायंगल हो सकता है क्या, यही हमको पता करना है। तो किसी एंगल के ट्रायंगल होने के लिए सबसे पहले बात यही दिमाग में आना चाहिए कि एंगल का अगर ट्रायंगल हो तो उसको रियल होना जरूरी है। अब यही चीज हम इसको देखेंगे कि साइन इनवर्स Z-1 अपॉन आई लिखा गया है, क्या रियल है कि नहीं है, हम सबसे पहले यही चेक कर लेंगे। इफ, चलो इसको ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि रियल पार्ट ऑफ Z 1 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z जो हो जाए क्या हो जाए, 2 हो जाए। फिर बी ऑप्शन क्या कहते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 1 हो जाए, और -1 से इमेजिनरी पार्ट अगर 1 हो जाए तो। फिर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z अगर लिखा है प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है यहाँ तक। और डी ऑप्शन कह दूंगा नन ऑफ दिस। चलो इसके सोल्यूशन हम देखते हैं, सोल्यूशन क्या होंगे। क्वेश्चन में हमको कह रहा है जो हमको पहले दिया गया उसको समझते हैं। कह रहा है साइन इनवर्स Z-1 अपॉन आई, यही ए आई है, 1 नहीं है, आई है, ये लिखा गया है। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ ट्रायंगल है, किसका है, एंगल ऑफ ट्रायंगल है। अगर एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो देन ये जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा है Z-1 डिवाइड बाई आई,
इसको 100% श्योर है कि इसको क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा, मस्ट बी रियल। अगर ये रियल नहीं होगा तब तो फिर भाई वो एंगल का ट्रायंगल तो नहीं हो सकता। अब रियल होने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर लिखा गया तो ये किसके किसके बीच होगा, 1 और -1 के बीच होना जरूरी है, ये इसी के बीच होगा। अब मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको मान लिया। तो ये जो पार्ट लिखा गया -1 और 1 के बीच में, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना z -1 अपान आई इज इक्वल टू z इज इक्वल टू कितना माने हो, x प्लस आई वाई -1 डिवाइड बाई आई हो जाएगा कि नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, x -1 प्लस आई वाई डिवाइड बाई आई। यहां तक समझ में आया क्या। अब आई से डिवाइड करोगे, आई से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा भाई, ये y हो जाएगा। यहां डिवाइड करोगे x, चलो एक बार एक स्टेप और लिख देता हूं, x -1 डिवाइड बाई आई। यहां तक समझ में आया क्या। तो अपना z -1 डिवाइड बाई आई क्या आया, y प्लस x -1 डिवाइड बाई आई आया कि नहीं आया। अब देखो i को नीचे से हटाना है, तो i को नीचे से हटाना है तो i से नीचे गुणा कर दो, इंटू i से ऊपर गुणा कर दो। तो कितना हो जाएगा भाई, ये y तो आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर मान होता है तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू आई x -1। ऐसा क्यों हुआ भैया, क्योंकि i की स्क्वायर मान होता है 1। यहां तक नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y माइनस आई एक्स -1 हुआ कि नहीं हुआ। ये आया क्या है अपना, आया ये z -1 अपान आई आया। तो इसका मतलब क्या था कि अपना z -1 अपान आई किसके बीच था, 1 और -1 के बीच था। अब बताओ जी, ये -1 और ये y, यही चीज जो था यही सिंप्लीफाई किए तो यही तो आया है, कितना है, y माइनस आई x -1 ही तो आया है, यही तो आया, कुछ और आया, यही आया। यहां तक समझे क्या। अब ध्यान से देखो कि अगर हम कहें कि ये जो पोर्शन लिखा गया, ये वाला पोर्शन, ये z -1 अपान आई, ये रियल कब होगा, विल बी रियल, ये कब होगा, कि ये रियल कब हो सकता है भाई, जब हम ये जो सिंप्लीफाई किए हैं, ये वाला पोर्शन जो सिंप्लीफाई किए हैं, इसी में से जो x -1 है, x -1 जीरो हो जाए। अगर ये पोर्शन देखो जीरो हो गया, मान लो ये जीरो हो गया, क्या मिला, y मिला, y तो एक रियल है ना, y तो एक रियल है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया, समझ में आया। अगर x इज इक्वल टू 1 आया तो x इज इक्वल टू 1 यहां रख दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो अगर जीरो हो जाएगा फिर y कहां से कहां बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू 1 टू -1। यही अपना आंसर है। x इज इक्वल टू अपना 1 होगा, y अपना बिलोंग करेगा -1 टू 1। अगर ऐसा कुछ होगा तो जो साइन इनवर्स z -1 अपान आई दिया गया हमको, वो अपना क्या होगा, रियल होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हुआ, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -1 टू 1। अपना ऑप्शन यही सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक कोई डाउट है भैया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ √3 प्लस आई इज इक्वल टू a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी दिया है, देन हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स d बाई ए की वैल्यू क्या होगा, हैज द वैल्यू। इसका वैल्यू क्या आएगा भैया, वो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी इसमें ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, 5/3 प्लस 2n पाई, जहां अपना n कहां से बिलोंग करता है, जेड में। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, n पाई प्लस π/6, जहां n किस में बिलोंग करता है, जेड में। सी को क्या कह रहा है, n पाई माइनस π/3, जहां अपना n क्या बिलोंग करेगा, जहां अपना n बिलोंग करेगा जेड में। डी क्या कह रहा है, 2n पाई माइनस π/3, जहां n क्या होगा, जेड में होगा। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले जो कह रहा है उसको ध्यान से देखो। कह रहा है कि √3 प्लस आई इज इक्वल टू a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी पूछा गया, यही तो कहा। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए गुणा करो, कितना हो जाएगा, ए सी प्लस आई बी सी। इसको इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, आई ए डी। फिर इसको इसमें गुणा करोगे कितना होगा, आई की स्क्वायर बी डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए सी प्लस आई कॉमन कर लोगे कितना हो जाएगा, बी सी प्लस ए डी। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, ये कितना हो जाएगा, बी डी। क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, ये हमेशा मेंशन कर देना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आई बी सी प्लस ए डी। हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ। ये किसका वैल्यू आया, √3 प्लस आई का।
तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दोनों इक्वल है। इक्वल है तो मतलब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो यानी ए सी माइनस बी डी जो होगा √3 के बराबर होगा, एंड बी सी प्लस ए डी जो बराबर होगा 1 के बराबर होगा। यहां तक समझ में आया? चलो फिर इसको 1 मान देता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि ये बताओ tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स d बाई ए। d बाई ए है कि d बाई सी है? b बाई ए प्लस tan इनवर्स d बाई सी की हमसे पूछा है। तो चलो देखता हूं। तो हमसे क्या पूछा भैया? हमसे पूछा है कि tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स d बाई सी की वैल्यू हमको बताना है। तो जब हम अभी तो पढ़े तो नहीं है, लेकिन यह है कि आप तो पढ़े ही होंगे, तो tan इनवर्स a प्लस या x प्लस tan इनवर्स y जब होता था फार्मूला, तो क्या लिखते थे भाई? क्या लिखते थे? tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई लिखते थे कि नहीं लिखते थे? यही चीज यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ x की जगह b बाई ए है, y की जगह d बाई सी है, तो ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, tan इनवर्स b बाई ए प्लस d बाई सी 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? b बाई ए इंटू डी बाई सी होगा कि नहीं होगा? होगा। ये पोर्शन देखो यहां तक हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा? बी सी प्लस ए डी डिवाइड बाई ए सी, ये नीचे कितना हो जाएगा? ए सी से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? ए सी माइनस बी डी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? ए सी। होगा कि नहीं होगा? ए सी देखो कट रहा, काट देते हैं। तो कितना आ गया भाई? tan इनवर्स बी सी प्लस ए डी डिवाइड बाई ए सी माइनस बी डी। आया कि नहीं आया? अब अभी थोड़ी देर पहले देखो इक्वेशन को हम सॉल्व करके आए थे कि जो बी सी प्लस ए डी है 1 है और ए सी माइनस बी डी जो है √3 है। यही तो है, कुछ और है? देखो यही तो आया है कि नहीं आया? तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1 बाई ये √3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसका भाई जनरल सोल्यूशन बता दो। देखो जनरल सोल्यूशन बताएंगे। देखो अगर tan इनवर्स 1 बाई, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पता करोगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा, लेकिन हमको जनरल सोल्यूशन बता देंगे तो फिर चाहे जो देखा जाएगा, क्योंकि हमको जनरल सोल्यूशन फॉर्म में ही देखो लिखा गया है। तो कितना हो जाएगा? n पाई प्लस पाई बाई 6। ये भी वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होगे, तो जनरल सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है ये बताया गया होगा। अभी हम पढ़ाएंगे, हम भी बताएंगे। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। नहीं समझ में आया? यही अपना आंसर है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, अब टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन एक साथ सारे ढेर सारे लगाए जाएंगे। अब चलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है उसको समझते हैं। अगर अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया गया, z इज इक्वल टू क्या है? a प्लस आई बी है। अब इसका जो कॉन्जुगेट होता है, इसका जो कॉन्जुगेट होता है जिसे जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जेड के ऊपर ऐसे लगा दे बार, एज इक्वल टू कितना होता है? ए माइनस आई बी। जहां आई है वहां किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? माइनस आई से। ये इस वाले रिप्रेजेंटेशन में ऐसा भी तो होता है, जेड इज इक्वल टू ए कामा बी, आर्डर वाले आर्डर्ड पेयर वाले में ए कामा बी, ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब इसका जेड बार निकालोगे कितना हो जाएगा? ए कामा माइनस बी। होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो ठीक है, फिर देखते हैं कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। अब इसी जो z है, z को z बार से जोड़ दो। कितना आ जाएगा भाई? अगर a प्लस आई बी था, यही तो था, प्लस a माइनस आई बी कर दो। कितना हो जाएगा? आई बी कट जाएगा। कितना आया? 2a आया कि नहीं आया? ये क्या है? रियल है कि नहीं है? अब z माइनस जेड बार कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई? या माइनस मार करो, इसको इंटू कर दो, z इंटू जेड बार कर दो। कितना हो जाएगा? z इंटू जेड बार करोगे कितना आ जाएगा? a प्लस आई बी, ये अपना z होता है, जेड बार कितना होता है? ए माइनस आई बी हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा ए की स्क्वायर माइनस आई की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ये कितना? आई स्क्वायर कितना? -1। तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी क्या देखो रियल आया कि नहीं आया? अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल पार्ट को। ये जो हमने कॉन्जुगेट पढ़ा, कॉन्जुगेट क्या होता है उसको देखते हैं। ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं होता, यहाँ हमको आंख से दिखने के लिए दिखा दिया, और बाकी ये क्या होता है? ये रियल एक्सिस होता है। ये कौन सा एक्सिस होता है? इमेजिनरी एक्सिस। बल्कि एक्स और वाई को हटाना चाहो तो हटा सकते हो, हटा देना, कोई दिक्कत नहीं, हटा ही देना। क्या लिखना? रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। अब क्या होता था कि जब रियल नंबर पढ़ते थे तो रियल नंबर पे जो रिप्रेजेंटेशन होता था, देखे होते एक नंबर लाइन होता है,
उसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक स्ट्रेट लाइन चाहे इधर रिप्रेजेंट करो चाहे उधर, उसी लाइन के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता था। रियल नंबर को इधर उधर करके रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए ऐसा कुछ है नहीं। इसको स्पेस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे कहीं ये पॉइंट है। मान लो ऐसा कुछ कमरा में देखो, एक दीवार के साथ थ्रू देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ आर्गेंट प्लेन बन जाए उसमें देखो, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा सकते हैं। तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ दिखाते हैं कि ये मान लो ये वाला पॉइंट, ये मान लो हम इसको दिखाते हैं, ये पॉइंट को हम मान लेते हैं अपना जेड है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, या इसी को ए कामा बी लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो जो जेड बार यानी जेड का जो कॉन्जुगेट होता है, जेड का कॉन्जुगेट और रियल एक्सिस का इमेज होता है। तो इमेज का मतलब क्या, ये पॉइंट यहाँ है तो जितना दूरी से रियल एक्सिस से साथ ये इतना दूरी पे है, उतना ही दूरी पे इधर कहीं होगा। मान लो ये है कि नहीं, इसका ये क्या होता है, इमेज होता है। नहीं समझे, ये जेड बार है। जेड बार क्या हुआ आया था, ए माइनस आई बी आया था कि नहीं आया था। उसको अगर ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट किए थे कैसे किए थे, ए माइनस बी, ए कामा माइनस बी। नहीं समझ में आया क्या, ठीक है। तो इसका मतलब अपना जेड बार है क्या, तो अपना जेड बार जो होता है, जेड बार इज द मिरर इमेज ऑफ जेड अलोंग रियल एक्सिस। नहीं समझ में आया, देखो रियल एक्सिस ही तो, रियल एक्सिस के अलोंग ही देखो इसका इमेज है कि नहीं है। जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इमेज उसका किसके आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर जेड यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो इमेज कहाँ से आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है कि नहीं बनता। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो इतना हो गया। रियल एक्सिस ऑन कहाँ, आर्गेंड प्लेन। जब रियल वहां पे जब कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस होता था, यहाँ आर्गेंड प्लेन होता है, जिसमें जो एक्सिस को, यहाँ जो एक्सिस होते हैं रियल एक्सिस होता है और इमेजिनरी एक्सिस होता है। वहाँ एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था, यहाँ क्या है, रियल एक्सिस होता था, यहाँ इमेजिनरी एक्सिस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या क्या है उसको देखते हैं हम लोग। पहले मान लेते हैं कि लेट जेड z1 एंड z2 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो z1 z2 है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो प्रॉपर्टी देखो पहले, अगर z का कॉन्जुगेट निकालें और फिर उसका कॉन्जुगेट निकालें तो अपना क्या आ जाता है, z आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे ऐसे देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर मान लो अपना एक z इज इक्वल टू 3 प्लस आई है, यही है, जेड बार निकालोगे कितना आ जाएगा, 3 माइनस आई आएगा। फिर इसका जेड बार निकालोगे तो जहां बताया ना आई या प्लस है तो फिर जैसे यहाँ माइनस है, जैसे यहाँ प्लस था माइनस किए, फिर माइनस है तो इसको किस में कर दोगे, प्लस में कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, जेड प्लस आई हो जाएगा। तो यही जेड प्लस 3 प्लस आई ही तो आया, 3 प्लस आई अपना क्या है, जेड है कि नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगर हम जेड प्लस जेड बार करेंगे, जेड प्लस जेड बार करोगे कितना आएगा, अभी थोड़ी देर पहले करे थे, तो ये आता है 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। कैसे आया, अगर मान लेते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, और जेड बार कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई है। अब इसको जोड़ो, जेड प्लस जेड बार करोगे कितना आ जाएगा, जेड प्लस जेड बार करोगे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई वाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब ये 2x आया, x क्या होता है, x अपना रियल पार्ट ऑफ जेड ही तो है कि नहीं है। तो कितना आया, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड है कि नहीं है। नहीं समझ में आया। इसी तरह अगर जेड माइनस जेड बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। चलो चेक करके देखते हैं हम। तो जेड देखो यहाँ एक्स प्लस वाई जेड बार यहाँ है, तो सीधे मैं डायरेक्ट इस बार लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर लिखा हूं, तो जेड माइनस कॉपी कर लूंगा, जेड माइनस जेड बार है तो जेड क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई होगा माइनस ये कितना होगा, एक्स माइनस आई वाई। अब देखो माइनस से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, ये x प्लस आई वाई, ये माइनस एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो गया, 2i इंटू वाई, यही तो आया। अब 2i इंटू आई, अब क्या है, ये 2 को बाहर कर लें और i को भी बाहर कर लें। अब बचा क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बचा कि नहीं बचा। देखो वाई पार्ट ही, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, वाई। ये वाई तो यही है, 2 इंटू आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा। चलो चौथी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चौथी प्रॉपर्टी देखो, अगर जेड इज इक्वल टू जेड बार आ जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए जेड इज इक्वल टू जेड बार आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड इज प्योरली रियल। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है जेड इज प्योरली रियल तो जेड इज इक्वल टू जेड बार होता। अब देखो ये कैसे होता है उसको दिखाता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या है, जेड इज इक्वल टू जेड बार लिखा है तो इसका मतलब जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 0, ये भी तो लिख सकते हैं। अगर मान लो x प्लस आई वाई है
अपना जेड जो है एक्स प्लस आई वाई है, जेड बार कितना होगा, एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 0। तो एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये कट गया, ये क्या बचा, 2i बराबर क्या आया, 0। 2i मतलब y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब क्या है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 आ रहा है। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है और इसका इमेजिनरी पार्ट b जो है ये क्या आ रहा है कि 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो फिर बचा क्या, a। अगर ये बचा y इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या इंप्लाई करेगा भाई, जो अपना z है वो क्या है, z इज प्योरली रियल, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। नहीं समझ में आया। इसी तरह पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर ये दिखाए कि नहीं दिखाए, दिखाए, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ये देख लो, एक चीज ये भी देख लो, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, पहले देखते हैं। अगर जेड अपना एक्स प्लस आई वाई हो तो जेड बार कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। तो जेड प्लस जेड बार कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। ये कितना हो जाएगा, 2x आया कि नहीं आया। अब कह रहा है कि ये पार्ट 0 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 हो गया तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई भी है। अब x क्या है, रियल पार्ट है, तो यानी ए वाला पार्ट अपना 0 आ जा रहा है। तो बचा क्या, आई भी बचा। जब आई भी बचा तो उसमें रियल पार्ट तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जेड इज प्योरली ये क्या है, ये रियल था, ये इमेजिनरी हो जाएगा। नहीं समझ में आया कि जो जेड है वो प्योरली इमेजिनरी है। आगे बढ़े हम लोग, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कितनी प्रॉपर्टी हो गया भाई, 5 प्रॉपर्टी हो गई। छठवीं प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। अगर कहीं पे ऐसा z1 प्लस माइनस z2 पूरे का कॉन्जुगेट निकालना हो तो z1 का कॉन्जुगेट हो जाता है प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट हो जाता है। यहां तक समझ में आया क्या। सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट पूरे का निकाल लो तो z1 का कॉन्जुगेट हो जाता है इंटू z2 का कॉन्जुगेट हो जाता है। आठवीं प्रॉपर्टी देखते हैं। z1 प्लस z2 का पूरे का कॉन्जुगेट निकालोगे कितना हो जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा डिवाइड बाय z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, जहां z2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है। फिर चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 अपॉन आई माइनस 1, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा वही बताना है। ऑप्शन दे देते हैं, -1 अपॉन आई प्लस 1, बी ऑप्शन देखते हैं 1 अपॉन आई माइनस 1, सी ऑप्शन देखते हैं -1 अपॉन आई माइनस 1, डी ऑप्शन देखते हैं 1 अपॉन आई प्लस 1। यही है कि नहीं है। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 अपॉन आई माइनस 1, 1 अपॉन आई माइनस 1 है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया गया, ये कह रहा है कि कॉन्जुगेट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट जो दिया गया है ये है। तो हमको दिया क्या गया, हमको दिया गया जेड बार दिया गया कितना, 1 अपॉन आई माइनस 1 ये दिया गया। लेकिन अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि जेड बार का बार निकाल लें, यानी जेड का कॉन्जुगेट निकाल लें, तो 1 अपॉन आई माइनस 1 का कॉन्जुगेट यानी ये पूरे का कॉन्जुगेट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। फिर एक प्रॉपर्टी और पढ़े, ऊपर वाले यानी अगर z1 बटा z2 का पूरे का कॉन्जुगेट निकाल रहे हो तो कितना, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, यहाँ तो 1 है तो उसका एज इट इज। फिर ये कितना हो जाएगा नीचे 1 अपॉन कितना माइनस आई, फिर -1 नीचे वाले कॉन्जुगेट निकालोगे तो आई को बताया ना साइन चेंज कर देना आई का, तो आई का कितना प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये। अब माइनस बाहर कर लेते हैं, -1 अपॉन आई प्लस 1, ऐसा कहीं ऑप्शन में है, फर्स्ट ही ऑप्शन में है, तो यही अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या जो भी हो, इफ x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस आई, या इसको माइनस कर लो, x माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस आई प्लस y माइनस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस आई इज इक्वल टू आई, जहां वेयर x कामा y बिलोंग्स टू r एंड I is equal to -√1, then find the
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसके सॉल्यूशंस चलो देखते हैं, ऑप्शन क्या लोगे, सॉल्यूशंस देखते हैं सीधे। एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस आई है, प्लस वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस आई है, इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू आई है। यही तो है। तो ये कितना हो जाएगा, चलो गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3 इंटू 3 माइनस आई प्लस वाई माइनस 3, फिर इसको तिरछा गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3 प्लस आई, ये कितना हो जाएगा, आई 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई। यहां तक समझ में आया मित्रों? चलो आगे करते हैं, फिर इसको गुणा करते हैं। इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3x माइनस 9, ये कितना हो जाएगा, आई से गुणा करोगे आई इंटू एक्स हो जाएगा, इससे गुणा करोगे प्लस 3 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या? इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, यहां करोगे गुणा कितना हो जाएगा, 3y माइनस 9, 3 त्रिक का 9, फिर इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, i इंटू वाई, फिर इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3i इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, i इंटू कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, ये कितना हो जाएगा, +1 लिख दूं या एक लाइन और लिख दूं, चलो एक लाइन और लिख देता हूं, 9 माइनस आई की स्क्वायर। यहां तक गुणा, क्योंकि ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3x, अब देखो ये 3y है, प्लस 3y को भी एक तरफ कर लो, फिर ये -9 है और ये इधर -9 है, तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 -18। फिर i वाले पोर्शन को कलेक्ट करते हैं, i वाला पोर्शन किधर है, इधर है, तो -i मैं बाहर कर लेता हूं, ये इतना रियल पार्ट वाले हो गए। अब इमेजिनरी पार्ट वाले देखो कलेक्ट करो, ये i है, मैंने i बाहर कर लिया, तो ये i के साथ बाहर हो गया, तो कितना बचा x, ये y के साथ आई है तो ये भी बाहर हो जाएगा, कितना बचा ये, और एक पोर्शन देखो ये भी तो है, 3i इधर माइनस है इधर पॉजिटिव, ये दोनों कट गए। अब तो थोड़ा और आसान हो गया कि नहीं हो गया, तो कितना हो गया, इधर माइनस कॉमन कर लोगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, ये इतना तो बचा कि नहीं बचा, ये i इंटू कितना हो जाएगा, 9 आई स्क्वायर मान -1 हो जाएगा, तो 9 1 10। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि i की स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। अब देखो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया, एक तो अपना बन गया क्या, 3x प्लस, दोनों तरफ देखो इक्वल है, कंपेयर करोगे, इधर रियल पार्ट है नहीं, तो 3x प्लस 3y माइनस 18 किसके बराबर आ जाएगा, 0 की, एक किसके पार्ट आएगा, ये -x माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 10 के। अब इसको डिवाइड कर दो 3 से, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, 3 6 18, कितना हो जाएगा 6, इसको 1 मान लो, ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10, इसको कितना मान लो 2, होगा कि नहीं होगा। अब दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे वाई वाई वाला पोर्शन कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4, तो x इज इक्वल टू कितना है दोस्त, -2। अब इसको घटा दोगे कितना आएगा, तो 2i आएगा, 2i आएगा तो कितना आ जाएगा, 10 6 16, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। यहां तक समझ में आया क्या? यही अपना आंसर है, x की वैल्यू कितना आया, -2 और y की वैल्यू आया 8। देखो ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रहेंगे, थ्योरी, लेकिन थ्योरी भी जरूरी है, बिना थ्योरी के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थ्योरी भी जितना जरूरी है, किसी भी न्यूमेरिकल के लिए थ्योरी जरूरी है, पता रहेगा तभी क्वेश्चंस लगेंगे। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, इफ a प्लस आई बी का पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू, जहां हमको कह रहा है कि i जो है √-1, √-1 बताने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां यूज किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि प्रूव करो b प्लस आई क्यू पावर 5 इज इक्वल टू q प्लस आई पी, यही तो है। चलो इसको सोल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे होगा। हमको दिया क्या है, a प्लस आई बी के पावर 5 इक्वल टू p प्लस आई क्यू दिया गया कि नहीं दिया गया, यही दिया गया। हम ऐसा करते हैं कि पूरा कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ऊपर का पूरा कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो a प्लस आई बी के पावर 5 इसके पूरे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू के पूरे का कॉन्जुगेट हम ले लेते हैं, ये ठीक है। अब ये क्या है, इसके ये अगर ये पावर पे है तो अंदर कॉन्जुगेट चला जाता है, हो जाता है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस आई बी है तो कितना हो जाएगा, a माइनस आई बी के पावर 5, ये कितना हो जाएगा, p माइनस आई क्यू। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब एक थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, जहां 1 है 1 की जगह क्या मैं i की स्क्वायर लिख सकता हूं, a माइनस आई बी ऐसे रख दें पावर 5, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब p के आगे फिर मैं आई स्क्वायर एडजस्ट कर देता हूँ, माइनस आई स्क्वायर मान कितना होता है, -1 से गुणा करोगे फिर प्लस हो जाएगा, कोई चेंज थोड़ी ना कर रहे, केवल एडजस्टमेंट कर रहे हैं बस। ये हुआ नहीं हुआ,
ये क्योंकि आई की स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नहीं समझ में आया? चलो देखते हैं। अब इसमें से हम माइनस आई को बाहर करते हैं, तो माइनस आई को बाहर करोगे कितना हो जाएगा, माइनस आई का पावर 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये बचेगा या बी, ये बी प्लस आई, ए बचा कि नहीं बचा, ये पावर 5 हो जाएगा। इधर माइनस आई बाहर करेंगे तो माइनस आई बाहर कर लिए तो कितना हो जाएगा, क्यों, यहां देखो पी भी है, ये पी भी यहां पे, तो क्यों प्लस आई पी बचा कि नहीं बचा जी। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा यहाँ दिक्कत आ गई, मैं फिर अगले क्लास में तो उसको फिर पीट पीट के सही कर देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, हम जानते हैं कि आई क्यूब का मान कितना होता है, आई का पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, जानते हैं, क्योंकि आई का पावर 4 का मान 1 होता है। तो आई का पावर 5 मान कितना हो जाएगा भाई, आई का पावर 5, आई का पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब पावर माइनस का पावर 5 है तो माइनस तो मैंने बाहर कर लिया, फिर आई का पावर 4 को मैंने क्या लिखा, ऐसे लिख दूं, आई का पावर 4 इंटू आई लिख दूं, कोई दिक्कत है, यहाँ बी प्लस आई, ए का पावर 5 ऐसे रहने देता हूं, इधर माइनस आई है तो ऐसे रहने दो, क्यों प्लस कितना हो जाएगा आई पी, यही होगा कि नहीं होगा। आई का पावर 4 कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस आई, ये पोर्शन कट जाएगा, कितना हो जाएगा बी प्लस आई ए का पावर 5 इज इक्वल टू क्यू प्लस आई पी, आएगा कि नहीं आएगा। हमसे पूछा क्या था, बी प्लस आई, ए आई है कि भाई, बी प्लस आई क्यों लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा ये ए, इसे ए बना लो, ए है, ठीक, बी प्लस आई ए का पावर 5 इज इक्वल टू क्यू प्लस आई पी। देखो यही प्रूव करना था कि नहीं करना था, यही अपना। चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 1 minus I divided by 1 plus I का whole power n, where I is equal to under root minus 1 is purely imaginary with positive imaginary part। यही अपना क्वेश्चन है। चलो इसके सॉल्यूशंस को हम समझते हैं। हमको एक ऐसे देखो एक्सप्रेशन हमको दिया गया, क्या दिया कि 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई का पावर n है। कह रहा है कि हमको n की ऐसे, जो n है इसकी ऐसी वैल्यू बताओ, ऐसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताओ, ऐसे लीस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ, ताकि कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये प्योरली इमेजिनरी हो। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है कि इसका रियल पार्ट जो है 0, पहली चीज, विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, उसका जो आए वो पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट आए, मतलब वो माइनस आई ना आए, प्लस आई में आए, यही हमको दिखाना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं, 1 माइनस आई है, 1 प्लस आई है, 1 प्लस आई को यहां से हटाने का एक ही तरीका है कि 1 माइनस आई से नीचे गुणा कर दें, 1 माइनस आई से ऊपर गुणा कर दें। इसका पूरे का पावर कितना है, n है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस आई का स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पावर कितना हो जाएगा n, कोई दिक्कत यहां तक। अब ऊपर वाले a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 2i होगा कि नहीं होगा, ये होगा। ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 आई की स्क्वायर मान -1 तो कितना हो जाएगा, +1 का पावर कितना n, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। आई की स्क्वायर मान -1 होता है, -2i हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 का पावर n, ऐसा ही बगल में लिख देना, क्योंकि आई की स्क्वायर का मान हमने -1 रखा। चलो आगे देखते हैं, ये 1 1 कट जाएगा, फिर देखो -2i बटे 2 बचेगा, तो फिर ये 2 2 वाला पोर्शन कट जाएगा, कितना आ रहा है, माइनस आई के पावर कितना आ रहा है, n आ रहा है, यही आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमको क्या कह रहा है कि इसमें ऐसे और लिख सकते हो, इसको -1 का पावर n लिख सकते हो, इंटू आई का पावर n लिख सकते हो, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि इमेजिनरी होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट होने का मतलब क्या भाई, कि अब n की ऐसी वैल्यू लो, तो n अपना क्या क्या हो सकता है, n अपना कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब n की वैल्यू हमें उठाना, कैसे उठाएंगे, अगर n इज इक्वल टू मान लो 1 ले लिए, तो 1 लिए तो -1 का पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई आ रहा है, हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, हमको पॉजिटिव चाहिए। चलो 2 ले लिए, मान लो 2 लेते हैं, तो 2 लेते ही क्या आ जाएगा भाई, जैसे ही 2 लोगे तो आई की स्क्वायर हो जाएगा, आई की स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा, तो -1 आ गया, तो हमको रियल नहीं चाहिए, हमको इमेजिनरी चाहिए, तो इमेजिनरी चाहिए। चलो हम 3 पे चलते हैं,
3 रखोगे, n इज इक्वल टू 3 रखे तो कितना -1 के पावर क्यूब, तो ये किसकी वैल्यू याद आ जाएगी -1, फिर i क्यूब माइनस i, फिर -1 इंटू -i कितना आ जाएगा i। इसका मतलब अपना काम 3 पे बन रहा था, तो n इज इक्वल टू हमसे क्योंकि लीस्ट ही पूछा था, लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू हम 3 रख दिए, तो n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो -1 के पावर क्यूब इंटू आई क्यूब, ये -1 हो जाएगा इंटू ये -i हो जाएगा, फिर इसको गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा i आ जाएगा। यही आंसर है अपना। अपना आंसर क्या है, यहाँ n की वैल्यू पूछा था तो अपना आंसर क्या है, अपना आंसर है n इज इक्वल टू 3। नहीं समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज √3 + 4i डिवाइड बाई 19, वेयर, जहां पे अपना i जो है √-1 है, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं हम लोग। हम क्या कह रहा है कि ये जो हमको दिया गया, हमको अपना कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया गया, हमको कह रहा है कि फाइंड आउट करो इफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया गया, कितना दिया गया, √3 + 4i डिवाइड बाई 19। तो हमको उसी को पूछा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, यही पता करना है। चलो देखते हैं, मान लेते हैं कि लेट जो अपना z है, जेड बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, या जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने z को अपना क्या मान लिया, हमें जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए हमको उसको z मान लिया। अच्छा जी, तो इसका मतलब z मान लिए, तो अब इसका इनवर्स ये कह रहा था, हम ये जानते थे कि अगर z इंटू √3 + 4i डिवाइड बाई 19 करोगे, तो अगर ये इसका इनवर्स है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 डिवाइड बाई √3 + 4i आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, यही आएगा। अब यहाँ √3 + 4i को हमको हटाना, तो क्या बताए, √3 - 4i से नीचे गुणा कर दो और √3 - 4i से ऊपर गुणा कर दो। काम बना कि नहीं बना, बन जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 19 √3 - 4i डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 19 - 16i की स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 19 √3 - 4i, नीचे कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड बाई ये कितना i स्क्वायर मान -1, 16 हो जाएगा। 16 का मान कितना, 16 9 25, इसको 25 सीधे लिख दो। तो कितना आ गया भाई, ये 19/25 √3 - 4i आया कि नहीं आया, यही अपना क्या है, आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, फाइंड रियल थीटा, हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, सच दैट 3 + 2i cos थीटा 2i sin थीटा डिवाइड बाई 1 - 2i sin थीटा, जहां वेयर i इज इक्वल टू √-1। पहला हमको ये बताना है कि जब प्योरली रियल हो, सेकंड हमें ये बताना है कि जब प्योरली इमेजिनरी हो। पहले हमको दिया क्या, जेड क्या दिया भाई, हमको दिया 3 + 2i sin थीटा डिवाइड बाई 1 - 2i sin थीटा, यही तो है, कुछ और है, यही है। तो कितना हो जाएगा भाई, पहले इसके कॉन्जुगेट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2i sin थीटा 1 - 2i sin थीटा इंटू, इसमें ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, 1 + 2i sin थीटा से नीचे गुणा कर दो, इसके कॉन्जुगेट से इतना ही गुणा ऊपर कर दो ताकि बदले ना। देखो कट गया, फिर सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ऊपर वाले पोर्शन को हमको गुणा करना है, तो ऊपर वाले पोर्शन को गुणा करो, कितना हो जाएगा भाई, एक लाइन और लिख दूं, कंफ्यूजन हो रहा है, देखो 2i sin थीटा, थोड़ा तेज लिखता हूं, फिर 1 + 2i sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 - 2i sin थीटा इंटू 1 + 2i sin थीटा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर ये कितना हो जाएगा, 3 + 2i sin थीटा, फिर 3 × 2 = 6i sin थीटा, फिर कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4i की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1 - 4i की स्क्वायर साइन थीटा। नहीं समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर देखो, ये i की स्क्वायर मान हो जाएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, कोई दिक्कत, रियल पार्ट वालों के साथ अब कलेक्ट कर लिया, अब इमेजिनरी पार्ट वालों के साथ एक कर रख लो, i
ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, अच्छा एक ही तो बचा है ना, एक, हाँ एक ही जैसे तो है, 2 साइन थीटा 6 साइन थीटा कितना हो जाएगा 8 साइन थीटा लिख दो, कोई दिक्कत? यहाँ आई है, आई 8 साइन थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 4i, आई की स्क्वायर मान 1 हो जाएगा प्लस 4 साइन थीटा लिख दो, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। चले आगे बढ़े हम लोग, चलो अगले। ऊपर कितना बचा देखो, सीधा लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखो इससे इसमें डिवाइड करोगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें डिवाइड करोगे फिर इसको इसमें डिवाइड करोगे तो आई प्लस आई 8 साइन थीटा अपान 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब सीधे मैं लिखता हूँ, क्या आएगा भाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई 8 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो हमसे क्या क्या पूछा, पहले कंडीशन में ये पूछा है कि जब प्योरली रियल हो, क्या हो प्योरली रियल हो। अगर प्योरली रियल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाना चाहिए 0। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है 8 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 0। तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो साइन थीटा 0 कब आता था भाई बता सकते हो? थीटा इज इक्वल टू एन पाई होगा कि नहीं होगा? एन अपना क्या होगा, एन अपना इंटीजर होगा। यहां तक समझ में आया क्या? फिर सेकेंड कंडीशन में क्या कहा था, जब प्योरली अपना क्या हो जाए इमेजिनरी हो जाए। इस कंडीशन में पूछा था सॉल्यूशन अपना क्या आएगा, अपना थीटा क्या आएगा वो बताना था। चलो देखते हैं क्या आएगा, थीटा क्या आएगा भाई। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो फिर रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाता है 0 हो जाता है। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0। कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये -3 माइनस इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4। इसको क्या ऐसे थोड़ा बना के लिख दूं, √3/2 का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत? देखो 3/4 फिर हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा और बना के लिख देता हूं, क्या साइंस 60 का मान होता है √3/2 ये। अब थीटा क्या आ गया भाई, थीटा आ गया n पाई क्या प्लस माइनस पाई/3 आएगा कि नहीं आएगा? जहां n क्या आएगा बिलोंग्स टू i। जब प्योरली रियल रहा तो ये वाला आंसर आया, जब प्योरली इमेजिनरी रहा तो ये वाला आंसर आया, यही दोनों अपने आंसर भी हैं। चले आगे बढ़े हम लोग, चलो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखें। रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे भाई, रियल नंबर को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। इस नंबर के 0 की इधर रिप्रेजेंट करते थे, 0 की इधर, बीच में सेंटर्ड में एकदम 0 होता था कि नहीं होता था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई एक लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पे कोई सलीका नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे पहले जैसे वहाँ हम कार्टेशियन प्लेन नहीं पढ़ते थे, यहाँ आर्गन प्लेन रहेगा। सबसे पहली बात तो यही जानो कि यहाँ आर्गन प्लेन रहेगा, जिसमें जहाँ एक्स एक्सिस कहते थे यहाँ रियल एक्सिस होगा और क्या होगा इमेजिनरी एक्सिस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जहां एक दूसरे से दोनों कट करेंगे उसको मान लेता हूँ ओ पॉइंट। तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे तो एक लाइन ले लेते थे, लाइन पे उसे बीच में 0 उसके बाद रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा कुछ है नहीं, उसे स्पेस में कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो हमने एक पॉइंट यहाँ पी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर पी एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर दिया ये, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये है कि ये जो रियल एक्सिस है इस पे कितना चला ये पॉइंट है एक्स, और ये वाई इमेजिनरी की साइड कितना चला, इमेजिनरी लाइन की साइड कितना चला वाई। अब ओ को अगर हम एक्स से मिला दें, ये ओपी है। ओपी हमको क्या बताता है, ये हमको डायरेक्शन बताता है कि किधर डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन क्या होगा, एंगल देखो, अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज में ये थीटा है, तो ये जो थीटा है ये हमको डायरेक्शन बता रहा है कि अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस डायरेक्शन में, किस जगह नहीं बता रहा, किस डायरेक्शन में उपस्थित है। तो जगह क्या बताएगा, कितनी दूर, जगह इन द सेंस कितनी दूर उपस्थित है, ये ओपी बताएगा, मॉड ओपी बताएगा। मॉड ओपी कितना होता है, इसी को मॉड जेड लिख दूं, मॉड जेड कितना हो जाएगा √x² प्लस y²। यही मॉड ओपी के बराबर होता है। तो मॉड जेड होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर
जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो मॉड जेड निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स जो रियल पार्ट के साथ था, वाई जो इमेजिनरी के पार्ट साथ। ये जैसे अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अगर अपना एक नंबर है तो देखो ये पीक एक्स कामा वाई को क्या रिप्रेजेंट करता है, यही तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ और कर रहा है भैया। ये बस ऑर्डर्ड वे में यहाँ लिखे हैं, नहीं समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगर हम मानते हैं, चलो तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया जिसे आर्गेंड प्लेन भी कहते हैं। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे आर्गेंड प्लेन भी कहते हैं, आर्गेंड प्लेन भी कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो जो लेंथ ओपी है इसी को हम आर कहते हैं, इसी को हम मॉड जेड कहते हैं, इसी को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आया ये नाम तो जान लो, नाम ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कैसे आया भाई, ये एक्स कामा वाई है, जीरो कामा जीरो होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए लेकिन मॉड लिया गया था। मॉड कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इफ ये देखो ये अभी आगे पढ़ाएंगे, अभी तो नहीं मिला लेकिन ये अभी आगे आने वाला, जस्ट इसी की बात है। एंड इफ एक्स कामा वाई नॉट इक्वल टू जीरो कामा जीरो, अगर अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स और वाई लिए हैं अगर वो जीरो नहीं है, जीरो कामा जीरो यानी जीरो नहीं है, जीरो नंबर नहीं है, देन थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइड बाई। अब थीटा क्या भाई, ये एंगल है, एंगल मेड बाई ओपी। ओपी क्या है, ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है किस डायरेक्शन में रखा है, वो कितना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मेड बाई ओपी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब कितना एंगल बनाएगा भाई, अगर हम tan थीटा निकाले तो कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो y अपान एक्स। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y अपान एक्स। यहां तक समझ में आया? चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं फिर आगे जो समझना है। तो इसका मतलब जो अपना थीटा आया, थीटा कितना आया, tan इनवर्स y बाई एक्स। अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही बात चल रहा है, अभी आगे जैसे बढ़ेंगे तो उसका अलग रूल बताएंगे, लेकिन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो आया tan इनवर्स y बाई एक्स आया। ये y बाई एक्स क्या है, जगह z इज इक्वल टू जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये y है और x क्या है ये, तो इसको और ऐसे एक विधा से लिख सकते हो कि tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z। नहीं समझ में आया यहां तक? ये आया अपना थीटा। अब सब बात समझते हैं कि हमको थीटा बताता क्या है। थीटा हमको बताता है, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं ऑर्गन प्लेन में उसकी डायरेक्शन को बताता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक समझ में आया क्या? कुछ नोट पॉइंट समझते हैं फिर न्यूमेरिकल पे चलेंगे। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है यूनिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? ये रहा अपना आर्गन प्लेन रहा, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया ये रहा थीटा। ये थीटा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा एंगल बनाते हुए एक अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स कामा वाई, यही है। अब इसका आर्गुमेंट यूनिक क्यों नहीं भाई? क्यों? क्योंकि इसका जो एंगल होता है, एंगल हमेशा क्या होता है, रिपीट करता है कि नहीं करता? करता ही। अगर ये थीटा है तो एक चक्कर मार के जैसे फिर पहुंचा फिर यहां पहुंचा, तो अब ये थीटा थोड़ी ना हुआ, 2n पाई प्लस थीटा हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि एक चक्कर पूरा मार चुका है। देखो जैसे यहां से चला, पहले थीटा एंगल है, फिर ऐसे जैसे यहां से घूमते 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 फिर पहुंच गए, 2 पाई चल चुके हो तो 2 पाई प्लस थीटा हो गया, फिर ऐसे भागते 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 गए, फिर 4 पाई चल रही है, 4 पाई प्लस फिर थीटा हो गया, तो 2n पाई प्लस समथिंग थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ भाई, जो थीटा पे वैल्यू है वही 2 पाई प्लस थीटा पे भी तो आएगा। tan थीटा की वैल्यू देखो, थीटा पे निकाले फिर 2n प्लस 2 पाई प्लस थीटा पे निकालोगे सेम वैल्यू ही तो आएगा। तो उसका आर्गुमेंट सेम कहां हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो एंगल का रिपीटिशन है इनफाइनाइट टाइम ऐसे होता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, अपना आर्गुमेंट जो है यूनिक नहीं है। इसका मतलब फिर क्या हुआ, अगर इफ थीटा जो है
थीटा इज ए वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, सो एल्सो इज 2n प्लस पाई प्लस थीटा। अगर इसका एक आर्गुमेंट थीटा है, इसका दूसरा आर्गुमेंट 2n पाई प्लस थीटा भी होगा। नहीं समझे? अगर ऐसा होगा तो क्या अब यूनिकनेस कह सकते हो? क्या यूनिक है? क्या यूनिक नहीं है? तो अच्छा, इसका मतलब फिर ऐसे कितनी वैल्यू निकालोगे? जो हमसे निकालने कहता है, जो हमसे मैन्युअली जो पूछा जाता है, कोऑर्डिनेट दी, या तो कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है, या तो हमसे सीधे पूछ लिया जाता है प्रिंसिपल वैल्यू बता दो कितना होता है। अब देखते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ये प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल तो नहीं है भाई, नहीं है, ये प्रधानाचार्य वाले में एल ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है, यहाँ जो थीटा होता है इसका रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है। या तो क्या किया जाता है, माइनस पाई से पाई के बीच लिया जाता है, या कहीं कहीं समटाइम्स थीटा जो है 0 से 2 पाई के बीच लिया जाता है। मेनली यही बात करते हैं, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई से पाई के बीच में। चलो देखो, एक नोट पॉइंट ऐसे स्टार करके लिख देता हूं, थोड़ा सा देख लो। वही जो ऊपर लिखा था, एनी टू आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिफर बाई 2n पाई। अभी थोड़ी देर पहले बताए, वही एक चक्कर मारा पाई आया, फिर दो, ऐसे ऐसे दो चक्कर, एक पूरा चक्कर कितना होता है, 2 पाई होता है कि नहीं होता है? तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो आर्गुमेंट हैं तो उसमें जो डिफर आएगा वो डिफरेंट आएगा, डिफरेंस जो आएगा 2n पाई के आएगा। अब 2n पाई कितना भी हो सकता है भाई, हो सकता है कि जैसे मान लो 2n पाई 360 भी हो सकता है। फिर कोई ऐसा एंगल कोई ऐसा आर्गुमेंट दिया होगा, फिर दूसरा जो पाई हो सकता है उसमें कुछ और हो, लेकिन ये कि 2n पाई के फॉर्म में भी हो सकता है, या 2 पाई होगा या तो 4 पाई होगा, ऐसे कुछ होगा। चले आगे बढ़े। तो चलो सबसे पहले हम देते हैं जनरल आर्गुमेंट क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन में कुछ जनरली ऐसे बोलते हैं कि केवल ऐसे बोलते हैं कि फाइंड द आर्गुमेंट, कुछ नहीं बोल रहा, प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं बोल रहा, तो सीधे बोलते हैं फाइंड द आर्गुमेंट। तो वहां मेनली जनरल आर्गुमेंट की बात करता है। तो जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, देखो यहां पे क्या होता है, थीटा जो होता है ये क्या 0 से 2 के पाई के बीच में कंसीडर किया जाता है। अब 0 से 2 पाई के बीच मतलब होना क्या हुआ, यहाँ क्वाड्रेंट चेक किया जाएगा। मान लो ये रियल एक्सिस रहा होगा, ये इमेजिनरी एक्सिस रहा होगा। अब यार लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये है। चलो देखते हैं, अगर अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो अजीबोगरीब क्वाड्रेंट लिख उठा यार, आधा तो चित्र दिख ही नहीं रहा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट, तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा। अगर ये एक्स अपना यहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर अपना z यहाँ है, तो ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव होगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा भाई, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ थीटा है, तो ये कितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ, कितना एंगल बनाएगा, थीटा। यही, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में, जब सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तब तब क्या करेंगे भाई, तब आर्गुमेंट जो जेड होता है वो अपना होता है पाई माइनस थीटा, यानी एक आधा चक्कर लगाए, आधे से थोड़ा कम। देखो पाई तक गए, पाई से थोड़ा कम, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, पाई में से थोड़ा कम हो रहा है ना, पाई माइनस थीटा। चलो आगे देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट होने का मतलब क्या है, ये यहां कहीं हो। तो देखो ये क्या कर सकते हो भाई, पाई प्लस थीटा समथिंग कर दे, कोई दिक्कत है क्या, पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा भाई, पाई प्लस थीटा, कोई दिक्कत। फोर्थ क्वाड्रेंट में करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा, मतलब एक चक्कर लगाया तो उससे थोड़ा कम, ऐसा कहीं रहा होगा। एक्स,
ये वाई, इस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। चलो ऐसे क्लियरिटी नहीं आएगी भी, एक न्यूमेरिकल लगाता हूं, क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं कि फाइंड द आर्गुमेंट, देखो यहां प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहा, कह रहा हूं फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड, 2 3 दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 इज इक्वल टू दिया है 5 + 5i, Z2 इज इक्वल टू दिया -4 + 4i, Z3 इज इक्वल टू दिया गया -3 - 3i, एंड Z4 इज इक्वल टू दिया गया है क्या, कुछ भी मान लो -2 - 2i, और i यहां क्या कह रहा है -√1। चलो अब वही कह रहा है कि आर्गुमेंट फाइंड आउट करो, सोल्यूशन देखते हैं। जो Z1 है, Z1 इज इक्वल टू क्या है 5 + 5i है, तो किस क्वाड्रेंट में भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब थीटा कितना, अभी अभी आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना बताएं, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स y बाई एक्स कितना हो जाएगा, y का मान कितना है 5/5 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मान कितना π/4। Z2 पे थोड़ा नजरें गड़ाओ, -4 + 4i है, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट, होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फाइव, थीटा क्या बताए थे, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना होगा, यहाँ जेड नहीं है, Z2 है, यहाँ Z1 था, Z1 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ Z1 लिख दो, यहाँ Z2 लिख देते हैं। कितना बताए थे, पाई माइनस थीटा, सेकंड में है तो पाई में से थोड़ा कुछ कम करते, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, थीटा क्या होगा भाई, tan इनवर्स y बाई एक्स, तो यहाँ y क्या है, पाई माइनस tan इनवर्स y कितना है, y कितना है 4 डिवाइड बाई, या मॉड लगा देना ऐसे मॉड, ये कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस π/4, ये कितना हो जाएगा 3 पाई, कोई दिक्कत है यहां तक। फिर Z3 चलते हैं, Z3 पे थोड़ा गौर करो भाई, -3 - 3i है, 3 x और y दोनों निगेटिव हैं, कितना हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ Z3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, आर्गुमेंट ऑफ Z3 हो जाएगा कितना, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, कितना हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स y बाई कितना हो जाएगा, y कितना रखोगे -3/-3, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा π/4, कितना हो जाएगा पाई प्लस π/4, ये कितना हो जाएगा 5π/4, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलो फिर Z4 एक बचा है, Z4 आप लोगों की छोड़ दो, नहीं हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, चलो बता देता हूं, घबराइए मत, मैं बता देता हूं। Z4 इज इक्वल टू क्या था भाई, क्या था Z4, देख लेता हूं एक बार, Z4 इज इक्वल टू 2 - 2i है, 2 - 2i, यही एक नहीं है। चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग, यहां देखो Z4 है, तो फिर आर्गुमेंट आप Z4 क्या बताया था, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या होता था, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाता था, एक चक्कर पूरा 2 पाई मारता था, तो उसमें से थोड़ा सा कम थीटा यानी कम होता था, थीटा क्या होता भाई, थीटा होता tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, मॉड कितना है -2 डिवाइड बाई 2, यही हो गया, कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस π/4, तो कितना हो जाएगा 8 में से गैस कितना 7 π/4 आया कि नहीं आया, ये 4 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ये तो क्या हुआ, जब एक जनरल आर्गुमेंट पूछ लिया हमसे कि बताओ फाइंड द आर्गुमेंट, फिर उस कंडीशन में हमने ये बताया। अब चलो हम बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा उस पर बात करते हैं, क्योंकि थीटा जो है किसके बीच में होगा, -π से पाई के बीच में होगा, ये जो अपना थीटा होगा -π और पाई के बीच में होगा, जब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे तो अपना जो थीटा है वो -π से पाई के बीच में बात करेगा, तो इसका मतलब ये जो थीटा है ये क्या है फिर
अगर अपना थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में आ रहा है तो ये अपना क्या हो जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। तो एक चीज समझ में आया, अगर अपना थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में आया तो अपना क्या हो जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट हो जाता है। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इसी को तो ऐसे रिप्रेजेंट किए थे, एक्स कामा वाई से ऐसे ही तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर एंड आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, लिखते हो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने। देन आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना होता है, टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स, होगा कि नहीं होगा। ऑलवेज गिव्स, ये ऑलवेज गिव्स हमेशा देगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अगर मान लो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, और थीटा निकाले हम, थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए, थीटा क्या है अपना आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट निकाले पाई माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए, अगर पाई और माइनस पाई और पाई के बीच में आ रहा तो अपना कौन सा आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। ठीक है, अब आर्गुमेंट अब जेड जो निकालेंगे टेन इनवर्स मॉड बाई बाई एक्स अगर निकालेंगे तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट देगा, किस किस कंडीशन में देगा, अब उसको हम चलो देखते हैं। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता भाई, ये रियल एक्सिस से इमेजिनरी का एक्सिस यही तो होता था। ये अपना ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी एक्स वाई से यहां। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कुछ ये इतना ये एक्स अगर होगा, ये वाई पोर्शन, अब पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बनाया, नहीं बनाया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा ये क्या होगा, थीटा, थीटा बराबर कितना, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होगा कि नहीं होगा जी, होगा। अब ये जो थीटा आया क्या ये एक्यूट एंगल दिख रहा है, तो यही लिख देता हूं, इट इज एन एक्यूट एंगल एंड पॉजिटिव, एक एक्यूट एंगल होगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हो जाए तो, जब सेकंड क्वाड्रेंट में बात आए, कुछ ऐसे, जब सेकंड क्वाड्रेंट में बात है तो क्या आता भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है लेस देन जीरो होता है, वाई ग्रेटर देन जीरो होता है कि नहीं होता। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा कितना हो जाएगा भाई, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो पाई माइनस कितना, टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अब ये क्या भाई, ये देखो ये क्या है, एंगल क्या है, एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये देखो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख दो, इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल होगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये। अब क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे इसकी माप कर सकते हैं क्या, बताओ, ये सोचना पड़ेगा भाई, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हम ऐसे थीटा ले सकते हैं क्या, इधर से हम थीटा ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि अपना जो एंगल होगा थीटा की जो वैल्यू होगा ये माइनस पाई से पाई के बीच में ही होना चाहिए, इससे आगे नहीं आना चाहिए। अब जैसे ही हम इधर किए, इधर आए पाई प्लस समथिंग आगे, पाई से ज्यादा मतलब 180 की माइनस 180 और 180 के बीच में आना चाहिए, और मैंने 180 पार कर गया, ये तो मान लो 225 एंगल है, तो 225 ले लिया हमने, जो कि हमको रिस्ट्रिक्शन लगाया। हमारा रिस्ट्रिक्शन यही है, थीटा अपना माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो हम ले क्या सकते हैं, हम इधर से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अगर जैसे अगर इधर से थीटा रहा होगा तो ये इधर से आए तो इधर से तो अपना क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, उधर से गए तो पॉजिटिव आया, तो इधर से आए क्लॉकवाइज आए तो अपना एंगल बदल जाएगा, साइन जो पॉजिटिव था वो किसमें हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा भाई, ये माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। अब कहोगे ऐसे क्यों लिख दी, अरे भाई जब
360 वाला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे पाई माइनस थीटा, एक क्या पढ़े थे? पाई प्लस थीटा। यही तो पढ़े थे, कुछ और पढ़े थे? यही पढ़े। अब देखो, अब ये एंगल को जो माइनस पाई थीटा लिखा, इसको क्या, अब जैसे इसको पाई माइनस थीटा करते थे, इसको क्या करते थे? जैसे क्या है, इसको ऐसे बाहर भी कर सकते भाई। देखो वैसे ही नियमता तो पहले ही माइनस लिख देते हैं, माइनस पाई प्लस थीटा, फिर माइनस अंदर गुणा हो जाता है, माइनस पाई से माइनस थीटा हो जाता है। चलो लिख देता हूं भाई। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इधर से तो ले नहीं सकते, फिर हम इधर से आएंगे, इधर से आओगे तो क्या, एक पूरा पाई ले लिए, पाई एक रोटेशन माना है, निगेटिव हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई से थोड़ा कम कर दिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, निगेटिव पोर्शन थोड़ा पलट दो, उल्टा हो गया। अब ये पार भी नहीं होगा, इसको गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा? माइनस पाई प्लस थीटा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा जी, अब ये थीटा, थीटा कितना होगा? माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। होगा कि नहीं होगा? अब ये एंगल बताओ, ये एंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा? ये होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट सॉरी कह रहा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव? थीटा इज निगेटिव। यहां तक समझ में आया? निगेटिव क्यों? देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, ऐसे कुछ आ जाए एक्स। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स भी लेस देन जीरो होता है और वाई भी लेस देन जीरो, ध्यान रखना इस बात को। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स जो होगा अपना पॉजिटिव होगा, वाई जो होगा अपने निगेटिव होगा। यही तो होगा कि नहीं होगा? यही होगा। अच्छा जी, ये होगा तो फिर आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, उस पर बात करते हैं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ऐसे 2 पाई से घूम के आते तो क्या लिखे थे? 2 पाई माइनस थीटा लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शन तो था नहीं, भागते चले गए, कहीं भी चले गए तो कोई दिक्कत तो था नहीं। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि अपना जो थीटा होना चाहिए वो माइनस पाई से और पाई के बीच में होना चाहिए। हम तो इधर से घूम के तो नहीं आ सकते, लेकिन ये एक हम इधर से, जैसे अगर ये इधर रहा होगा तो थीटा, और इधर क्या माइनस थीटा कर दें, कोई दिक्कत है? ऐसे क्लॉक वाइज में माइनस थीटा ले लें, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब क्या हुआ? थीटा क्या होता था? टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। अब ये बता सकते हो ये कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा एंड ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। तो इट इज एन एक्यूट एंगल एंड इट इज निगेटिव। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस जो पढ़े इतना टिटम्मा जो हम पूरा पढ़े, इसको एक 3-4 न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, उसे में समराइज करके हम रख देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक ही में चारों कर देते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स ऑफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2i, z2 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3i, z3 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4i एंड z4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5i, जहां अपना i क्या है? अंडर रूट माइनस 1 है। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं इसके क्या होंगे। जो z1 है, देखो z1 जो लिखा गया है वो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा? z2 देखो, जो z2 लिखा गया वो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा गया। देखो माइनस 3 प्लस 3 आई है, तो x देखो निगेटिव y पॉजिटिव, तो किसने सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? z3 देखो माइनस, तीनों निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? z4 देखो x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो चलो आर्गुमेंट ऑफ z1 हम पता करते हैं। z1 किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट कितना होता? थीटा होता। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स z1 कितना है? 2 प्लस 2i है, तो यहाँ से z1 उठा लो, तो y कितना है? 2, x कितना है? 2, कितना हो जाएगा? 2/2, कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1। होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ z1 इज इक्वल टू, जब तुम्हारा क्या था? 2 प्लस 2i। अब z2 इज इक्वल टू कितने है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, माइनस 3 प्लस 3i है, यही तो है। अब आर्गुमेंट ऑफ z2 कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले बता क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z2 कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स, ओह सॉरी, पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस कितना? tan इनवर्स कितना? मॉड 3 अपॉन माइनस 3। ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 4। ये कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4।
यहां तक कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब Z3 की बात करते हैं। Z3 कितना हो जाएगा? Z3 हमको कितना दिया? -4 आई, यही तो दिया है। अब देखो तीनों नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्या लिखे थे अभी मैं? -पाई प्लस थीटा, यही तो लिखे थे। आर्गुमेंट ऑफ Z3 लिख दो, थोड़ा सा और शब्द बढ़ा दो ना, नहीं तो लगेगा कि आर्गुमेंट किसका किसका जो किसका है, आर्गुमेंट Z3 का। तो क्या हो जाएगा? -पाई प्लस थीटा। तो -पाई प्लस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स क्या? मॉड y बाई एक्स। -पाई प्लस tan इनवर्स कितना? -4 डिवाइड बाई -4, ये कितना हो जाएगा? -4, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? पाई/4, ये कितना हो जाएगा? -3 पाई/4। यहां तक समझ में आया? चलो लास्ट वाले निकालते हैं। Z4 इज इक्वल टू क्या है भाई? Z4 इज इक्वल टू 5 - 5 आई। यहां देखो x पॉजिटिव है, y निगेटिव है कि नहीं है? तो आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होगा? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ Z कितना होता है? -थीटा होता है। तो -थीटा का मतलब -tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। ये कितना हो गया? ये -tan, ये कितना हो गया? पाई डिवाइड बाई 5, मतलब -5 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? -tan, ये कितना हो जाएगा? 1, ये कितना हो जाएगा? -पाई/4। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये हमने सीखा कैसे आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने निकालना सीखा। अब थोड़ा मेमोराइज करा देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, भूल ना जाओ कि ये तो क्या था अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जब अपना थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो हमने हमारा आर्गुमेंट क्या आता था? यहां क्या आया था? थीटा आया था। यहां क्या आया था? पाई माइनस थीटा आया था। यहां क्या आया था? पाई प्लस थीटा आया था। और यहां क्या आया था? 2 पाई माइनस थोड़ा सा कम कर देते थे, थीटा आया था। तब कब आया था? जब अपना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। जब जैसे ही हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया एक्स और ये वाई, हमने यहां थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन। यहां पे हमने थीटा पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, कहां से? -पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, लगा दिया रिस्ट्रिक्शन। चलो देखो, अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो अपना थीटा ही आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तो वहां पाई माइनस थीटा ही आया, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बदलने लगा? क्योंकि जैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचे, अगर इसी थ्रू लोगे तो पाई प्लस थीटा लोगे तो पाई 180 से ज्यादा हो गया, क्योंकि हमारा रिस्ट्रिक्शन है पाई से ऊपर नहीं होना चाहिए, हम वहां नहीं ले सकते, पाई के ऊपर नहीं जा सकते, तो वहां रिस्ट्रिक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है। अब इधर आ गए, इधर भागते आ गए, इधर भागते आ गए, तो और बड़ा हो गया, ये तो और बड़ा हो जाएगा ना, 2 पाई के करीब ले रहे हो तो मतलब इधर से घूम के जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तब तो और बड़ा हो गया, तो रिस्ट्रिक्शन तो वही भी ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो पाई माइनस थीटा ये इधर लिया, थीटा ये लिया, हमने बस इधर से क्या किया कि जब हमने ये एंटी क्लॉकवाइज यहां तक लिया था, अब इधर से हम इसे क्लॉकवाइज बढ़ाएंगे। क्लॉकवाइज बढ़ाओगे तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये अगर इधर थीटा है तो क्या बताए थे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है, जब क्लॉकवाइज लिया था तो थीटा हमारा बदल के नेगेटिव हो जाता था। अगर यहाँ थीटा था तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये माइनस थीटा हो जाएगा। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -पाई माइनस थीटा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बस माइनस लगा दोगे, पाई माइनस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? देखो पाई माइनस थीटा था, ये कितना हो गया? -पाई माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा। अभी इसी को तो लिखे हो -पाई प्लस थीटा, इसी तो यही तो लिख के आए हो, लिख के आए हो। समझ में आया यहाँ तक? तो आज हम अपने सेशन को आज यहीं तक रखेंगे, अब यहीं एंड करते हैं। तो अपना जो अभी तक जो तैयारी चल रही है एक स्मूथली चल रहा है। हम एक दिन थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, फिर अगले दिन न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में अपना चक्रव्यूह नाम से प्लेलिस्ट बना है, पीवाईक्यू उसमें डिस्कशन किया जा रहा है, उससे रिलेटेड थ्योरी भी बताया जाता है, उसको न्यूमेरिकल को बारीकी बारीकी से लगाया भी जाता है, तो आप उससे भी जुड़ें। अगर ये लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसको भाई देखिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी दिखाइए कि देखिए यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, ठीक ठाक चल रही हैं, तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए हम अपने सेशन को इतना ही रखेंगे, बाकी चर्चा करेंगे अगले क्लास में। अगली क्लास तो पीवाईक्यू सीरीज की रहेगी, तो आप उसमें जुड़ना ना भूलें।